नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस गदगद है और विपक्ष का जोश हाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 और आने वाले राज्यों के चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन विपक्षी एकजुटता की मिसाल क्या इस देश में 24 के पहले बन पाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने ये तो जरूर कहा कि 200 सीटों पर हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि पश्चिम बंगाल में जहां हम मजबूत हैं, हमें समर्थन दीजिए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिखती क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये तो ममता पर कर्नाटक का साइड इफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां हम मजबूत हैं, वहां पर तमाम पार्टियां हमें समर्थन दें। मायावती ने अभी से ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 2024 में हम तो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है 2024 में हम मिशन 80 के साथ उत्तर प्रदेश में जाएंगे। हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तक वहां पर जाएंगे, दौरे करेंगे, रैलियां करेंगे और इसी के साथ विकास के कार्यों के उद्घाटन भी करेंगे। किसका पलड़ा भारी दिखता है और क्या कर्नाटक चुनाव के बाद देश में पूरा नैरेटिव बदलेगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहां पर खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल लोंढे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपी के। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि ये छात्र सवाल पूछें और एक जोरदार बहस यहां पर हो, आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक में जीती है, उनको जीत की बधाई है, लेकिन कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है ना, वैसे गुब्बारे में हवा की तरह भर रहे हैं। अरे चुनाव जीतना हारना ये लोकतंत्र का एक पर्व है। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है, इसलिए आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। कोई मतलब नहीं उसका। 89 से तीसरे मोर्चा नहीं सफल हुआ, कभी सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में हमेशा रहती है। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में आपकी नींव हिला दी है, फिर भी आपको यकीन है कि मिशन 80 यानी 80 की 80 सीटें आप लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जीतेंगे? कैसे और क्यों? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वजह बताता हूं, हमारी नींव इतनी कमजोर नहीं है कि जिन्होंने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, वो जो अमेठी हार गए थे और गए वायनाड, वो हमारी नींव हिला दे। हम लोग चुनाव हारे, एक फर्क पूरे देश ने देखा, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। मोदी को हमने कहा कि गोदी मीडिया नहीं है, ये बात बोली। और तीसरी सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र मर गया है, ये नहीं कहा। कभी चुनाव जीतते हैं, कभी चुनाव हारते हैं, लेकिन देश जीतता है, लोकतंत्र जीतता है। उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, मैं बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले, क्या ये पहली बार है कि महागठबंधन आया? मैं 2 तस्वीरें लेके आया हूं, ये बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि बसपा भी थी, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जेडीएस भी है और आम आदमी पार्टी भी है, और इधर भी 1-2 नेता और हैं। सारे साथ आए, हाथ उठा उठा के बोला मोदी जी को हरा देंगे। नहीं, 303 सीटें आई अकेले अपने दम पर। और आज जो खबर आपके चैनल पे आ रही थी सबसे तेजी से, उसमें यह लिखा था कि जब शपथ होगी तो आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं गया है, और इनके साथी AIUDF असम के अंजना जी, उनको भी न्योता नहीं गया है। चुनाव लड़ेंगे साथ में, बाद में न्योता नहीं जाएगा। और इसी तरह से तमाम और दल हैं। उत्तर प्रदेश में मत भूलिएगा एक बात, विधानसभा के चुनाव हुए 2017 के, भाजपा को हराने के लिए सपा और कांग्रेस एक साथ आ गए। टूटी साइकिल पे आपने देखा कांग्रेस का पंजा आया, सीटें नहीं आई। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, फिर लोकसभा आए, मत भूलिए
सपा कहती थी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो बसपा, और बसपा कहती थी गुंडा पार्टी कोई है तो वो सपा। दोनों साथ आए, 15 सीटें आई कुल मिला के, 10 बसपा की, 5 इनकी, और 63 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की। ये क्या दर्शाता है? आपके पास नीति होनी चाहिए, नेता होना चाहिए, काडर होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए कि देश को आगे लेके जाना है, किसी एक परिवार को नहीं। इसलिए मोदी जी दोबारा आएंगे। अतुल साहब, आप बताइए, कर्नाटक की जीत से आपको कैसे इतना लग रहा है कि आप तो लोकसभा में ही मतलब 52 से सीधे कहां पहुंचने वाले हैं? नहीं, ऐसा है, काफी सारी बातें उन्होंने की, उसके जवाब हमने कई बार दिए हैं। महागठबंधन महाठगबंधन से तो अच्छा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो है महाठगबंधन में, उससे तो अच्छा है महागठबंधन। अब रही बात 2009 भूल जाते हैं, तब हमने 21 सीटें भी जीती थी यूपी में। कर्नाटक के चुनाव ने 2 चीजें तय की। वो तो था स्टेट का चुनाव, उसकी दलीलें दी जाती है कि स्टेट का चुनाव है, केंद्र के चुनाव में अलग बात होती है लोकसभा में। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में 3 मुद्दे अहम थे। पहला मुद्दा था महंगाई का। कमर तोड़ महंगाई से कोई महिला, कोई व्यक्ति अपना घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, कमर तोड़ महंगाई। ये पहला मुद्दा था। दूसरा 40%, ये हम नहीं कहते, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने, वहां पे सुसाइड भी हो गई, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लेटर लिखकर कहा इंक्वायरी नहीं होती है। एक विधायक, उसका बेटा पकड़ा जाता है 8 करोड़, एसीबी तक सीमित होता है, मनी लॉन्ड्रिंग पे उसमें कोई इंक्वायरी होती नहीं है। और डिंगालेश्वर स्वामी, एक मठ के स्वामी है, सम्मानित व्यक्ति है, नाम लेना पड़ रहा है, उन्होंने खत लिखा कि हमें 10% का कमीशन में डिस्काउंट मिला है और 30% जो है हमें देना पड़ रहा है। तो दूसरा मुद्दा था करप्शन का, और तीसरा मुद्दा था बेहिंता बढ़ती हुई बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का क्या था? तो कोई भी पद के लिए बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। 80 लाख रुपए सबसे छोटा पद जो पीएसआई का है, उसके लिए 80 लाख रुपए, रेट कार्ड ही आया था। तो ये 3 मुद्दे केवल कर्नाटक के नहीं, ये 3 मुद्दे पूरे देश के हैं। आप कितना भी कह लो, आपके पास नेता है कह लो, आपके पास सारी चीजें हैं कह लो, लेकिन डिलीवर क्या किया? क्या 200 रुपए का सिलेंडर मिला जो 410 का था, 200 देने की बात वायदा हुआ था? क्या जब 72 रुपए पेट्रोल था और कच्चा तेल $112 से बाहर से आता था और आप 35 रुपया देने की बात करते थे, वो $18 तक नीचे गया, क्या आपने उसको 50 रुपए तक तो भी लाया? क्या किसान के हर चीज पे, हर इनपुट पे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, हर चीज पे जीएसटी और टैक्स बढ़ा है जो नहीं हुआ करता था। और खुद मोदी जी इसी से आप 24 जीतेंगे। यही मुद्दे हैं। ये मुद्दे जो है, अखिलेश जी को अकेले लड़ने देंगे यूपी में? ममता को बंगाल में, अखिलेश जी को यूपी में लड़ने देंगे? हम साथ में आएंगे ना, मोहब्बत होते होते होती है। आज कहा है एकदम, कैसे आप पहले थोड़ी बातचीत, पहले पहल होगी, प्रपोज कर दिया है, मतलब उन्होंने प्रपोज कर दिया, अब आपको एक्सेप्ट करना है प्रपोजल होगा अभी थोड़ी देर में, ईलू, और उधर सारी सीटें आ रही। देखो, ये इस तरह की हरकतें करना डिबेट में किसी को अच्छा लगता भी हो शायद, लेकिन मैं मुद्दों पे बात करूंगा। हाँ, ठीक है, हरकत को देना चाहता हूँ, छोटा सा ही दूंगा। देखिए, इन्होंने जो बात उठाई, मैं केवल इतना ही कहूंगा, हमारी ना सुने। आचार्य प्रमोद कृष्णम इन्हीं के नेता हैं। अभी उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कोई भी बुझा हुआ चिराग, दोनों करते रहिए, हाँ। बुझा हुआ चिराग नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकता, प्रियंका वाड्रा गांधी को आना पड़ेगा। राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बता दिया और इनकी पार्टी के नेता है। ये हालत है, डायरेक्ट अटैक है। सत्यपाल मलिक जी ने देश को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। पार्टी में? अच्छा, गवर्नर थे। अच्छा, तो गवर्नर सेलिब्रेटेड पर्सन। अच्छा, ये नहीं पता था। नया संविधान इटली में लिख रहे हैं राहुल गांधी पिज्जा खाते हुए। भैया, गवर्नर किसी ये गंदी हरकत, मैं कांग्रेस का नुमाइंदा ऐसी गंदी हरकतें करूंगा नहीं। गवर्नर न्यूट्रल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली होते हुए भी किसी न किसी पार्टी का होता है। फिर सत्यपाल मलिक ये क्यों कहते हैं कि मैं बीजेपी के पास कभी वापस नहीं जाऊंगा? क्या सत्यपाल मलिक आपके विधायक नहीं थे? क्या सत्यपाल मलिक आपके सांसद नहीं थे? क्या सत्यपाल मलिक जो है आपके बीजेपी के सदस्य नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोलने का कोई दायरा होता है, कोई लिमिट होती है। बच्चों के सामने पता ही नहीं है जी। सत्ता में आने का कह रहे महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे। एक सेकंड, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। एक सेकंड, अरे थामा अतुल भाई, थामा जल्दी से जी। क्या महंगाई, बेरोजगारी भारी पड़ेगी इस सरकार पे? क्या जो मुद्दा कर्नाटक में चला, क्योंकि वहां ना हनुमान जी चले ना टीपू सुल्तान, तो फिर क्या बाजी पलटेगी 24 के लिए? देखिए, बाजी अंजना जी पलटना नहीं है। एक घटना घटी, सरकार गई,
सरकार राज्य की जो चलती है या सरकारें या चुनाव जो होती है उसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं होता। और इन लोगों की जो मजबूरी वाली एकता है ना, मगर इनकी बेचैनी को बस ईडी समझता है। देखना कहीं चिराग नहीं था तो अरे वो बात अलग है। ये इन लोगों के अभी गुरु बने हुए हैं नीतीश कुमार जी, इन लोगों के गुरु बने हुए हैं अंजना जी, इन लोगों के गुरु बने हुए हैं अभी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के। तिवारी जी पाइएगा, द्रोणाचार्य बने हुए हैं और गुरु नीतीश बाबू। हाँ, नीतीश बाबू। और उस ड्रोन के अंदर में अभी उनकी सुरक्षा के लिए लाए थे ड्रोन, वो चोरी हो गया है 3 दिन पहले बिहार में। और जब बिहार को वो नहीं संभाल पाए, बिहार में ही उनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो पूरे देश को एक करने के लिए चला। वो भी कैसा उम्मीदवार, एक बार राष्ट्रपति के लिए भी नंबर लगाए थे, वो राष्ट्रपति में नहीं चले तो उपराष्ट्रपति के लिए भी थोड़ा सा चांस लिया। वहां जब मौका नहीं मिला तो अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं। और इन लोगों के लिए बोले, पिछले डिबेट में भी मैंने बोला था कि ये कॉम्बो पैक बना रहे थे। अच्छा, याद होगा आप लोगों को। कॉम्बो पैक में से एक निकल गए नवीन बाबू। एक मजबूत मुख्यमंत्री और एक मजबूर मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, मजबूर हो गए हमारे नीतीश बाबू, वो मजबूत हो गए नवीन बाबू। इनको भाव नहीं दिया। अब ये बच गए हैं 2। ये दोनों मिलके कौन सा ऐसा जादू चला देंगे? और कोई मॉडल है क्या? अब एक है मेरे राजद के मित्र, ये किस चीज पर बोलेंगे नीतीश बाबू? इनके साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार पे। इनके नेता कैदी नंबर 3351 अभी तक याद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि सामाजिक एकता के पुरोधा माने जाते हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए ये लोग मजबूरी में हाथ मिला रहे हैं कि कहीं किसी को सीबीआई न पकड़ ले, किसी को। मैं तो इन लोगों को सलाह देता हूं अंजना जी आपके माध्यम से कि एक बार जाके नरेंद्र मोदी जी से सॉरी क्यों नहीं कह देते या जनता से? नहीं हेमंत कुमार बिस्वा ने नहीं सुनिए तो सही ना, हेमंत कुमार बिस्वा ने आपके यहाँ देखिए ना, आपके यहाँ देखिए तो सही। अरे आपके यहाँ देखिए ना, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाया है कर्नाटका की शुभकामना देता हूँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का कोई उपनाम भी रखा गया था जो सदन में लिया गया था, जो अभी बना है कर्नाटका का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उपनाम कुछ पड़ा था साहब, आपको ज्यादा पता होगा। किसका? सिद्धारमैया की बात? हम तो कुछ नाम पड़ा था ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग जो बना रहे हैं अब उसकी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, वैसे जो भाई इन्होंने नीतीश बाबू के बारे में बोला है, वो तेजस्वी जी भी कुछ दिन पहले तक बोलते थे उनके बारे में। गनीमत है कि अभी दोनों लोग जो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हैं कि हनुमान जी का नाम बजरंग, जय बजरंग बली नारा नहीं लगाया। रुकिए ना, अभी तो कर्नाटका में गदा से ऐसा प्रहार हुआ है बजरंग बली का कि उसके बाद भी आप संभल नहीं रहे हैं। कर्नाटक तक नहीं रहेगा गदा, ये बजरंग बली का गदा पूरे देश में घूमेगा। ये सब जितना प्रवचन, अरे हम तो खुदे बाबा हैं, जितना प्रवचन आप किए किसी को समझ में नहीं आया। और बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी वहाँ पर, क्या हो गया? भाई देखिए, भीड़ तो बिहार में तो हम लोग अतिथि का सत्कार करते हैं लोग, तो भीड़ सब सत्कार करने आ रहे थे। इतना तो रैलियों में नहीं आते हैं नेता के जितना वहाँ पहुँच रहे थे। सत्कार में बोले थे गिरफ्तार करेंगे। अरे भाई तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, भीड़ को लेकर के हमें बाबाओं से कोई, ये धर्म गुरुओं से, कथावाचकों से कोई लड़ाई नहीं ना है। ये देश मांग रहा है रोटी, रोजगार, कपड़ा और मकान, और ये नाम ले रहे थे जय हनुमान। ये सब आपने बिहार में दे दिया, राम राज्य हो गया। भाई बिहार में तो आप जाकर के देख लीजिए, एक दिन के एक कैबिनेट में एक हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों की मंजूरी मिली। बताए बीजेपी के लोग किस राज्य में दिया गया? एक भी हम चुनौती देते हैं, देश में बीजेपी का शासन है 9 वर्ष, पूरे राज्य में बहुत सारे राज्यों में बीजेपी का शासन है। किस राज्य में एक कैबिनेट में एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी दी गई? ये चुनौती है बीजेपी को। जो लोग ये सब प्रवचन कर रहे थे, आखिर देश की जनता को भूख लगी है, रोजी रोजगार का सवाल है, पर ये खिचड़ी खिलाएंगे, खिचड़ी की सरकार बना मुश्किल है भाई। रुकिए ना, आप काहे के लिए प्रवचन कर रहे हैं? ये जो सवाल है उस सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहे हैं हमारे नेता आप बागेश्वर बाबा के पीछे काहे पड़ गए? हम बागेश्वर बाबा के पीछे काहे पड़ेंगे? वो इनके पीछे कितना बाबा आते हैं जाते हैं बाबा, हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं।
हमारे तो पीछे भैंस का चारा खा लेते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं। इनकी बेचैनी बता रही है कि ये बाबा के भरोसे ही बिहार में राजनीति खोज रहे हैं। आपको यही डर था क्या कि उनका वोट, उनका जो वहाँ भीड़ है वो सारा का सारा वोट बीजेपी को चला कोई जाएगा? वोट वाट मिलने वाला नहीं है। भाजपा का नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में किया बुरा हाल। अब देखिए पूरे देश में घूम करके विपक्षी एकजुटता से किस तरह से व्याकुलता बढ़ी है बीजेपी की। जो रंग लाई है विपक्षी एकजुटता वो दिख रहा है, इसलिए इनकी व्याकुलता बढ़ी है। तो बाबाओं के भरोसे और बाबाओं के आरती उतारने से अगर इनको लगता है वोट मिल जाएगा, ये देश का नाम ही हिंदुस्तान है। अगर किसी को नहीं पता है तो ज्ञान सुधार ले। ये देश चलेगा, अरे रुकिए ना आप, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। और दुनिया में हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जो माता कहलाती है। भारत माता की जय। अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि बना देंगे ये राष्ट्र, गौ माता बीच में कौन राष्ट्र क्या बनाइएगा नहीं बनाइएगा, कुछ नहीं बना पाइएगा। जो बनाना था वो तो बर्बाद कर दिए, अब क्या बनाइएगा? नौजवानों का भविष्य तो बना नहीं पाए। तो ये हिंदू अनुराग भदौरिया जी, ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? लेकिन 24 में अगर आपको शिकस्त देनी है तो एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। अगर 4 पार्टियां इधर की रहेंगी और उधर बीजेपी, तो उनको फायदा होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के प्रवक्ताओं को खूब सुना। अभी इनका काम है, जनता ने इनको चुना था कि आएंगे तो कोई जनता की बात करेंगे। ये बात हमारी करते हैं, इनकी करते हैं, उनकी करते हैं, लेकिन आपकी नहीं करेंगे। इनको चिंता हमारी है। सोचो कमाल की बात है। और गठबंधन की बात करते हैं, आप देखिए ठगबंधन किसको बोलता है। ये अपने गठबंधन को तो संभाल नहीं पाए। इन्होंने जब गठबंधन शुरू किया था जेडीयू के साथ, अब जेडीयू कहाँ है प्रभु? गठबंधन आपके साथ भी, चिराग के साथ भी किया था, वो भी कहाँ है भाई? पीडीपी के साथ भी किया था, वो भी कहाँ है? शिवसेना के साथ किया था, वो भी कहाँ है? तो भैया आप इतने गठबंधन बनाते हैं, आपका गठबंधन आपके साथ टिकता नहीं है, क्योंकि आप जो गठबंधन जिनके साथ बनाते हो, जिस मुद्दे पे गठबंधन बनता है कि हम आएंगे तो हम देश की बात करेंगे, वो आप करते नहीं हो। इसलिए आपके गठबंधन तो आपको छोड़ के चले गए। फिर हाथ मलते रह जाते हैं, फिर कहेंगे महाठगबंधन किसका है? अरे किसका है? अपना देखो ना, तुम्हारा टिक नहीं रहा, दूसरों के घर में झांकते रहते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अपना गठबंधन टिका नहीं पा रहे हैं। सोचो आप, ये तो पीडीपी के साथ भी सरकार बनाने चले गए थे कश्मीर में। सोचो, उसी को कहते थे ये अलगाववादी पार्टी, पता नहीं क्या क्या कहते थे, जाके सरकार बना ली। तो आपको सत्ता की मलाई चाटनी है, सत्ता के साथ रहना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि जवाब आपके पास होता नहीं है, तो फिर आप बात क्या करने लगोगे? इधर उधर घुमाने लगोगे। फिर कहां लेके चले गए आपने देखा ही। किसी के पास किसी का ऐसा नाम ले लेंगे जिसपे कोई बोलेगा छोड़ो क्या बोले। मायावती जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, क्या कांग्रेस आपको वहां पर लड़ने देगी अकेले? देखिए एक चीज मान के चलिए, इस बार देश ने तय कर लिया है, राष्ट्र के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे हम सब एक हैं। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। ये देश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है और असली यही मुद्दा है जिसमें हम सब विपक्ष आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगे। पार्लियामेंट में भी आपको दिखाई पड़े, लड़ने दीजिएगा, बाहर भी दिखाई पड़े। सीटें छोड़ दीजिएगा 80 यूपी की। वो आप चिंता मत कीजिए। आप आपसे प्रश्न नहीं करें। अंजना जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। और ये बच्चों का जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य सामने बैठा है, उनके भविष्य की बात होगी। मैं नहीं होगा, हम की बात होगी। इन मुद्दों का कनेक्ट बन रहा है लोगों के साथ। गौरव जी, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? धन्यवाद। देखिए मैंने बड़े ध्यान से सबको एक एक करके निपटाना जरूरी हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुन रहा था, कह रहे थे कि अपने घर में दिखते नहीं, दूसरे के घर में दिखते। अच्छा, वो अभी क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी को मिले 11,000 वोट कर्नाटका में और नोटा को मिले 2,70,000। अखिलेश यादव भैया का घर जल रहा था, लेकिन वो बीजेपी अरे भाई अब ऐसा ना करो। कर्नाटका में बीजेपी भैंस की बात करूंगा मैं, दंगों की बात करूंगा, आतंकवादियों की बात करूंगा। ये किसने रोका है? आराम से, अभी आराम से, बीच में नहीं प्लीज। मैं केवल ये कह रहा, अपना घर जल रहा था और 11,000 वोट आए, 2,70,000 आए नोटा के, और अखिलेश यादव निकले, बधाई दी, लोकतंत्र की जीत है। लोगों ने पूछा भैया तुम्हारी सीटें कितनी आई? कहे नहीं हमारी जमानत जब्त हो गई, लेकिन हमारा घर सही है। ये पहली। दूसरा, आजम सुवार में जो है चुनाव हुआ, आजम खान जी का गढ़ माना जाता है। क्या हुआ वहां पे? हार गए भैया। हमारा जो साथी है वो जीता है चुनाव, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई दिया।
अंजना जी, मैं एक बात कहूंगा, अगर अपने में दमखम होता है, मैं आज आपके इस मंच से कह रहा हूं 2024 के चुनाव में अपने दमखम पे भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों से ज्यादा आएंगे। अगर हिम्मत हो एक एक करके जब मेरी बारी पूरी हो जाए पूछ लीजिएगा, कोई बोल दे कि 50 का आंकड़ा भी क्रॉस कर पाएंगे, नंबर नहीं बताएंगे लेकिन हम जीतेंगे। तीसरी बात सुनिए, इनका क्या होगा? एक सेकंड उनको पूरा करने दीजिए। आप लोगों के बीच में नहीं बोला था तो उनको भी मौका पूरा दीजिए। हाँ। देखिए, तीसरी बात, हर कोई ये जानना चाहता है कि मुद्दे क्या है। मैं आपको बताता हूं, यहां का युवा ने देखा है, कोविड की महामारी के बाद अंजना जी ये पहला चुनाव लोकसभा का होगा। ये कहते थे टीका मत लगाओ, खतरनाक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपील नहीं करी। 220 करोड़ टीके लगाए उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि वो आपको अपना परिवार समझता है। मुद्दा क्या होगा? अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाए, तुष्टीकरण की राजनीति। अगर किसी ने हटाया तो वो गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हटाया। सबसे बड़ी बात है भव्य राम मंदिर, तारीख, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। और नौकरी की बात मैं अकेला आंकड़ा दूंगा, इसके अलावा ये कोई आंकड़ा नहीं देगा। 3 लाख रोजगार चाहिए, शांत, 3,75,000 पिछले 6 महीने में नियुक्ति पत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 38 करोड़ मुद्रा योजना में रोजगार के अवसर पैदा किए। 2021 का ईपीएफ डेटा 1 करोड़ 20 लाख हमारी नौकरी यहां पे आई। और उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यही कह रहे थे, देखिए लेके आया हो गजनी की याददाश्त ताजा। देख रहे समाजवादी, अगर 300 से कम नहीं, अरे तुम में दम नहीं भैया, सीटें आई नहीं 300। और योगी जी वापस आ गए, आपके लिए भी लाया हूं, आपके लिए भी लाया हूं, चारा घोटाले वालों के लिए भी लाया। देखिए ये जेडी का कुछ तस्वीर है, हनुमान चालीसा हनुमान जी हमारे दिल में है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तिहु लोक उजागर। आपकी तरह नहीं, सुनिए आगे भी है। अंजना जी प्लीज आगे बोलिए, बीच में ये कौन सा तरीका है? देखिए बोल रहे हैं, ये इनका गठबंधन है जेडीयू का। ये लाठी में तेल पिलाने वाले हैं गौरव जी। भैया वो आपको तो हटा दिए पहले ही, आपसे कहा कि बेचैन है। ठीक है, मैं बस ये पढ़ दूं, ये इनका स्टैंड है, जनता कभी वोट नहीं करेगी। ये जेडीयू कहता था कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना चाहिए, वो कहते हैं कि जमीन दो नौकरी लो। ये ट्वीट है, आज उनके साथ बैठे तो अरे भैया आप बीच में क्यों बोल रहे, बार बार बीच में क्यों बोल रहे भैया? आराम से अपनी बारी में बोलो ना। आपने तो अरे भैया चारा खा गए, चारा। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, जाके सरकार बनाए। मेरा चारा क्यों खा गए? क्यों खा गए चारा? अरे रोटी खाओ, रोटी खिलाओ। अरे कितनी सरकार को खा लिए, हमने नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं किया, हमने नौकरी दिया। बोलो 2.5 लाख से ज्यादा। अच्छा 2.5 लाख ये दिए, 2.5 लाख से ज्यादा। छोटा सा जवाब 10 सेकंड का, प्लीज मुझे सवाल लेने दें। 10 सेकंड, एक मिनट 10 सेकंड। ये बार बार कहते हैं कि 220 करोड़ टिके दिए। क्या देश में अगर दूसरी सरकार होती तो जनता को छोड़ देती? मैं ये कह दूं, इन्होंने गंगा में छोड़ दिया लोगों को। छत्तीसगढ़ में कह दूं मैं गंगा में छोड़ दिया, गंगा में छोड़ दिया इन लोगों ने। क्यों बोला? गंगा में छोड़ दिया लोगों ने, गंगा में छोड़ दिया लोगों ने। इनके पास कोविड से मरे हुए लोगों को 4 लाख रुपए देने के लिए पैसे नहीं है। 4 लाख रुपए लेनी है। और मुद्रा में 87% जो लोन दिया इन्होंने 50,000 के अंदर दिया। अब तो क्या हो गया? आपने क्या दिया? ये सब बच्चों को रॉबर्ट वाड्रा को ये भावी नेता बना रहे हैं, बताइए। और अनुराग जी, हमारे देश का जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था, ये वीवीआईपी चॉपर ला रहे थे। अनुराग ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। अरे एक मिनट सुनो, एसिडिटी इस ये हालत ये हो गई है। अब हालत ये है, समझ जाना किसके लिए मैं शेर बोल रहा हूँ। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। अंदर झूठों की मंडी सजी है, बाहर लिखा है सच बोलो। क्या बात है, ये हाल है। दो तीन सवाल है, अब 2-3 सवाल रुक जाइए प्लीज। सवाल बोल रहे हो सच बोलो। से सवाल है, अभी क्या कांग्रेस में कोई ईमानदार नेता नहीं बचा है? क्योंकि सिद्धारमैया पर 50 से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस पेंडिंग है, और जितनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है उतने तो केसेस पेंडिंग है भ्रष्टाचार के सिद्धारमैया पे। डीके शिव कुमार पे 19 केसेस पेंडिंग है।
तो ये जो घोटाले वाली छवि रही है कांग्रेस की शुरू से कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, कोयला घोटाला, तो ये कैसे सुधरेगी? छोटा सा जवाब। देखिए 9 साल से अच्छा, दोनों तीनों सवाल एक साथ ले लो। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे है, आप अभी देखे होंगे राहुल गांधी ने बोला कि मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, नफरत का बाजार बंद हुआ है। आप ये क्यों अपने पार्टी के अंदर ये नहीं सुलझा पा रहे हैं? घर में ही आपके भेद है, सिद्धारमैया लड़ाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, अब तो मान गए दोनों, मान गए हैं, तो अपने घर में भेद ही लंका ढाए वाली है। छोटे मियाँ तो छोटे मेरा सवाल भी कांग्रेस वाले प्रवक्ता से है और उनसे मेरा ये सवाल है, मैं थोड़ा लिख के लाए हो? जी मेरे पास इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा सवाल है। सर, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है एक धुरी बनेगी विपक्ष की 2024 के लिए। उससे पहले हमें लगता है जो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2019 में जो उनका प्रदर्शन था, उनका एक काला चिट्ठा मेरे पास। 421 सीट पे आप चुनाव लड़े, 52 पे आपने चुनाव जीता, 210 पे आप दूसरे नंबर पर थे, 209 पे जी हाँ, और 148 पर आपकी जमानत जब्त हो गई। और आपका जहां जिस राज्य में डायरेक्ट बीजेपी से हेड टू हेड है, मतलब बीच में नो एनी क्षत्रिय पार्टी, तो वहाँ 192 सीटें आती है, जिनमें 176 सीट बीजेपी जीत जाती है। सिर्फ आपका पॉइंट क्या है आपका? मैम, ये सवाल ये है कि जहां क्षत्रपों की राजनीति अगर आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, या जहां आपका डायरेक्ट बीजेपी से हेड टू हेड मुकाबला है, तो क्या ऐसे संवेदनशील सीट पर आप अब क्षत्रपों को प्राथमिकता देंगे या फिर अपनी कोई नई रणनीति बनाएंगे? तीनों सवाल कर दीजिए, उसके बाद। 3 सवाल इन्होंने किए हैं। पहला सवाल था कि इतने आरोप लगे हुए हैं, तो देखिए सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी का मैं यहाँ से एकदम खुले तौर से अभिनंदन करता हूं कि वो सीडी, ईबीए और इनकम टैक्स को डरे नहीं। 9 साल आपकी सरकार है और 9 साल में सारी एजेंसियां आपके पास में है, लेकिन आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग डर के मारे आपके पार्टी में आ गए, वो या तो मुख्यमंत्री बने या केंद्र में मंत्री बने, तो ये एक सच्चाई है। ठीक है, वो नहीं गए। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2019, अब 2019 से हम 2024 में जाने वाले हैं, 2023 में आ चुके हैं हम लोग, और जो वायदे किए थे हम लोग डेविएट नहीं होंगे। हमारे लिए मुद्दा है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई कम करना। छोटा छोटा जवाब सर, इतना लंबा जवाब दीजिएगा तो फिर अगले की बारी नहीं आएगी। जल्दी। हाँ, ये चिराग बुझा हुआ क्यों बीच बीच में? तो ये जो सवाल है, ये जनता के सवाल है। नहीं समझ में नहीं आया ना उनको? मैं जनता की बात कर रहा था, अपने लिए कि लोगों के लिए। और एक सवाल, और मेरा सवाल जो है वो गौरव भाटिया सर से। इन्होंने बहुत प्यार से भी एक बात बोली है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की खुद की जो है लीडर और वर्कर है, मुझे पता है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मास मीडिया फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। क्या आप कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है? मैं पूछ रही हूँ। स्टूडेंट फ्रॉम मास मीडिया, आई एम स्टूडेंट ऑफ मास। सवाल पूछिए। सवाल ये है मेरा, बहुत प्यार से आपने बोला कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब ने हिम्मत दिखाकर 370 हटाई है कश्मीर में। हालांकि कश्मीरी खुश नहीं है, क्या मिला हटा के? मुझे ये बता दीजिए। ये इतनी बड़ी अगर कामयाबी है, इसमें क्या मिला? मैं सबसे पहले संविधान पढ़ेंगे, पहला शब्द अनुच्छेद 370 में टेम्पररी था, तो वो हटाना जरूरी था। दमखम कांग्रेस में नहीं था, हमने उठाए। और जो बच्चे पत्थर लेके मारते थे सेना पे, आज किसी की हिम्मत नहीं है। 0% शांत। अब ये गलत बात है, आप बीच में ना चिल्लाएं। ये पहले भी बोली थी, बीच में फिर बोली। आप बीच में ना चिल्लाएं, आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये सच है कि अब वहाँ पत्थर निकल लेकर हाथ में कोई सेना पर अटैक नहीं कर रहा है। चलिए आगे की बात करिए। एक बच्चा हाथ में पैसे की वजह से पत्थर लेकर नहीं निकल रहा है, ये फुल स्टॉप। आगे की बात। हाँ, देखिए, आज बच्चों के हाथ में पुस्तक है, कंप्यूटर है और पत्थर नहीं है। हमारी आर्मी का सम्मान होता है और हमने सही किया। इसका इतना बड़ा प्रमाण यह है कि सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को होता है कि अनुच्छेद 370 आपने निष्क्रिय कैसे कर दिया। ये प्रमाण है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता सर से है। आपने 9 साल में इतना विकास किया है, आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको बाबा का सहारा लेना पड़ रहा है? जैसे बिहार राज्यों से आपने स्टार्ट किया, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से स्टार्ट किया, आपकी इतनी क्या मजबूरी होगी कि आप बाबा से, और आपको क्या एक शोभा देता है कि आप इस तरह की डिमांड करते हैं? आपके वहाँ के जितने भी लीडर है, अश्वनी कुमार चौबे हमारे भागलपुर जिला से आते हैं और हमारे गांव से आते हैं, मैं उनके चाचा से पढ़ा भी हूँ, तो आपके नेता लोग बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं इस एक डिमांड को लेकर। क्या आपको शोभा देता है कि ये यहाँ पे पॉसिबल है, ये राष्ट्र बनना? जवाब सुनिए। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप में आज पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दमखम पे उत्तर प्रदेश दोबारा जीता है। लेकिन एक बात मेरे भाई जरूर याद रखना
जब कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बन जाती है, देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का हो जाता है, मनमोहन सिंह जी कहते हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा हो जाता है, तब ठीक है। लेकिन अगर कोई हिंदू नेता अपने इष्ट की पूजा कर ले तो आप कहते हैं क्यों जरूरत पड़ गई, नहीं करना। यही गलत है। ये सेक्युलर देश है, यहां अपने धर्म को पूजना हर किसी का अधिकार है और उसी अधिकार का पालन हो रहा है। दूसरे धर्म का अपमान करना भी ये, अरे भैया आप ना बताओ, टोपी पहन के, टोपी पहन अपने धर्म इसका अपमान हुआ। सुनिए एक मिनट, हाँ रुकिए, सुनिए, ट्रिपल तलाक होता था, मूल अधिकार है मुस्लिम बहनों का। हिम्मत नहीं थी कि उसको अपराध बना दे, अपराध बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगर ये जुल्म है तो ये जुल्म हमने किया है। जान लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों। मेरा किया है, दंगा फसाद उन्माद करा। सुनिए, देखो इन्होंने कभी बेरोजगारी की, महंगाई की बात। अरे मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे रहे हैं। मैं उत्तर देता हूँ, रुकिए एक मिनट, अंजना जी 30 सेकेंड। हाँ सुनिए, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इनके आइडियोलॉग है, जो मुस्लिम लीग के साथ गए, जिन्होंने देश का विभाजन किया और ये हमें सिखा रहे हैं। देखिए मैं अकेला यहाँ पे प्रवक्ता हूँ, प्लीज इनको लगातार मत बोलिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज। आदत है। मैंने आंकड़े दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नौकरियां दी सरकारों, मैंने बताया, इन्होंने नहीं बताया। लेकिन महंगाई पे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बौखलाहट नहीं। यानी ये सब बच्चे जो इंजीनियर एमबीए, इनके समय में 10 और 11% इन्फ्लेशन रेट था, आज 4.5% है। और जहां ये बात करते हैं सबसे महंगा पेट्रोल कहां है, श्री गंगानगर राजस्थान में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28% राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में 3.5% है, महाराष्ट्र में 4% है, उत्तराखंड में 2.5% है। कहां 28%, कहां 3 और 4%, ये फर्क है। आंकड़ों पे बात करिए, हवा बात मत करिए। देश को कैसे बांटा जा रहा है, राजस्थान अलग हो गया, अब महाराष्ट्र अलग हो गया, सेंटर में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है, अब राजस्थान अलग, मध्य प्रदेश अलग, दिल्ली अलग, कर्नाटक अलग, पंजाब अलग, ऐसे अलग अलग करके बांटेंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि डीजल पेट्रोल की कीमत क्या होगी, आप तय कीजिए। क्योंकि इन्होंने तो लेबर ब्यूरो के आंकड़े बंद कर दिए। श्रम पोर्टल पे 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ये कितना भी चिल्ला रहे हैं, 10% से ज्यादा जो है वो शहरी बेरोजगारी है। और इन्होंने 15 लाख। ठीक है, 2-3 सवाल अब और लेते हैं। एक सेकंड, क्रॉस टॉक नहीं प्लीज, क्रॉस टॉक नहीं, जल्दी। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, आपने बोला कि मोदी जी सबसे प्रभावशाली नेता है, तो इसीलिए तो आप बार बार गलती कर रहे हैं। जो गलती आपने हिमाचल प्रदेश में की, वही गलती आपने कर्नाटक में की। आपने कोई न क्षेत्रीय मुद्दा उठाया न कुछ भी। आप तो उज्ज्वला योजना के विषय में काफी बात करते हैं। कौशल विकास योजना के बारे में आपके पास कुछ आंकड़ा है? और संसद जो गोद लेने वाला गांव का जो था, वो आपका पूरा फ्लॉप योजना हो गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको मैं उत्तर देने लगे, शांत हो जाइए तो मैं ठीक है। देखिए, मेरे भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा आपने लोकल मुद्दे नहीं उठाए। कर्नाटका में स्वयं प्रधानमंत्री जी थे और सारे वरिष्ठ नेता थे। वहां पे पहली बार IIT IIM आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं। कर्नाटका में भाई ये आप बताइए, अरे इनको आंकड़ा भेजो भैया, फ्री में भेजो। एक आंकड़ा नहीं देंगे, एक आंकड़ा इधर उधर की बातें करेंगे। सुनिए एक मिनट अंजना जी, मैं एक बात बताऊं प्लीज, बीच में नहीं। अरे तुम बताओ हज हाउस कब बना था, ये बताओ, तुम्ही ने बनाया था। दिल्ली कब बनी? प्लीज देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा, सारे लोकल मुद्दे वहां पे हम चुनाव लड़े, जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया, हम सराखों पे रखते हैं उसे, आगे जीतेंगे। लेकिन हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, लोकतंत्र मर गया है ये नहीं कहेंगे, हमारे देश का अपमान नहीं करेंगे, ये फर्क है। और मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने आपको रोजगारी के आंकड़े दिए, आप इनसे भी पूछिए, इनकी सरकार है क्या? एक शांत अरे अंजना जी ये गलत। सुनिए, मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। सर आपसे राजस्थान की असेंबली में एक सवाल, भैया सुनो, तोता ऐसा ना करो, पिंजरा ले आऊंगा, बंद कर दूंगा, प्लीज। अंजना जी, आपका काम है रेगुलेट करना। अगर ऐसे जनरेटर की तरह कोई बोलेगा तो उसकी बिजली उड़ानी पड़ेगी, डीजल निकाल लेंगे इनका, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाइए, बात करिए। देखिए, स्तर होता है चर्चा का,
इनसे अभी पूछूंगा, इनसे पूछूंगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज बीच में बोलना बंद कीजिए। हाँ तो मत बोलिए ना बीच में, मैं तय करूंगी अगला सवाल कौन करेगा। रुक जाइए ना, लगातार बोल रहे हैं सब, प्लीज। ये बोल रहे हैं कमाल, ये बोले तो मैं बोलूं, सवाल मुझसे आएगा तो मैं बोलूंगा ना। देखिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से ये सवाल जनता पूछ रही है। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया, वहां नहीं दिया। इन्होंने वादा किया छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, इन्होंने नहीं किया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर किसी ने दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिए हैं। ये फर्क है दोनों में। हम आंकड़ों पे बात करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ये आगे हो अल्लाह हो मैं आ गया। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? आंकड़े दो अपनी। आपको जनता ने लात क्यों मारी आप बताओ? आपने जनता का पूरा तो बजरंग बली का नाम लेना तो क्यों नहीं लेंगे? अरे तुम संजीवनी सुनो कांग्रेस को, ये कहते हैं, मैं बताता हूँ। अरे अभी जो आंकड़ा दे रहे थे कर्नाटक में क्यों नहीं दिया? देखिए फर्क क्या है, मैं बताता हूँ। सुनिए, ये बोलेंगे गजवाए हिंद तो भी दिक्कत है, और हम कहेंगे भगवाए हिंद, क्या दिक्कत है? होगा भगवाए हिंद। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा तिवारी जी सर, आप कांग्रेस का खुले तौर पे समर्थन क्यों नहीं करते? अगर विपक्ष को 2024 में जीतना है तो अब दिल्ली अगर फतेह करना है तो आप तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। कहाँ अलग कहाँ है? देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया, राष्ट्र के मुद्दों पे मैंने एक सांस में बोला था, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान और यहाँ के एजुकेशन। और हमने कहा था इन मुद्दों पे हम सब एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे, राष्ट्र के मुद्दे के लिए लड़ेंगे। और राष्ट्र के मुद्दे में जो भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में से हटाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, लैपटॉप वाली बात, आप राष्ट्र के मुद्दों की बात कर रहे हैं, है ना? राष्ट्रीय गठबंधन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन है रालोद के साथ में। उत्तर प्रदेश में पता ही नहीं, निकाय चुनाव में कितनी सीटों पर उन्होंने इलेक्शन में कैंडिडेट उतारे अपने आप के अगेंस्ट में? बताइए। एक चीज, आप राज्य संभालने पा रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं महाराज। राष्ट्र की बात, यही प्रॉब्लम नीतीश कुमार में भी है। वो परेशानी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, परेशान है। अगला सवाल छोड़िए, इसको लूज बॉल साइड से जाने दीजिए। सर, बिहार का महागठबंधन जदयू और आरजेडी से मेरा सवाल है। सर, आप लोगों ने, आपके पास अब कोई मॉडल नहीं दिख रहा आगामी चुनाव जो 2024-25 में होने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसके लिए कोई प्लान नहीं दिख रहा है। और आपने अतिथि संस्कार भी नहीं किया बागेश्वर धाम का। आपके पास पीके भी नहीं है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर 2024 के लिए? हमारा नीतीश तेजस्वी सरकार का मॉडल स्पष्ट है, सुन लीजिए। पढ़ाई, कमाई, दवाई, लिखाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार। रोजगार मॉडल है। आज बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बस कीजिए तिवारी जी, रुलाइएगा क्या? हम लोग सब बिहार के हैं, रुला दीजिएगा क्या? इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई, कमाई, दवाई वाली सरकार आई है। अब जाकर के देखिए, अब बेरोजगारों पर लाठी पिटाई वाली भी बोल दीजिए ना। बिहार मॉडल है, उसी का नकल कर रही है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? सरकारी अस्पताल में देखिए भीड़ लगी हुई है। भीड़ तो रहेगी, मुख्यमंत्री चले जाएं तब माने। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। गौरव जी आपसे, गौरव जी मिस्टर भाटिया, इलाज हम करते हैं, बीजेपी का इलाज। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है कि आप उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी जो है उनका आंकड़ा आप बता सकते हैं देश में कि जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा सड़कों और गलियों में घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं, क्या उनका आंकड़ा बता सकते हैं कि नहीं? आप मैं बिल्कुल बता सकता। देखिए 2022 में जब चुनाव हुए तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताया, पहली बात। इसका मतलब जनता का विश्वास हम में है। आंकड़े की आपने बात करी, आपको मैं आंकड़ा दे देता हूं। इन्होंने 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही, 5 लाख सरकारी नौकरी दी। यहां पे 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाला कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये फर्क है। और 38 करोड़ जो मैंने मुद्रा योजना का लोन का बताया, जो रोजगार के अवसर पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं उसके। तो इसलिए कम से कम मैं ये कहूंगा, हाँ अभी बहुत से लोग हैं जिनको हमें ये मुमकिन करके दिखाना है कि वो अपना रोजगार पाएं, लेकिन
योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जो डबल इंजन सरकार है वो आपके लिए समर्पित है और काम करती है। सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया से है। सर, आपको नहीं लगता है कर्नाटक में आपने एक भी विकास का मुद्दा नहीं उठाया और आपको आगामी चाहे वो हिमाचल हारे तो आपको नहीं लगता अगर इसी तरह विपक्ष सिर्फ विकास के मुद्दे उठाएगी तो 2024 में आपका सत्ता जा सकती है? ठीक है भाई, मैं आपको एक साथ 2-3 सवाल ले रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप लोगों में एक पार्टी में देखिए, जब भी कोई आपके खिलाफ या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल, इस पे आप लोग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा देते हैं लेकिन कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी को प्रमोट करते हैं। और जब भी कुछ होता है, सत्यपाल ने जैसे कुछ अभी बोला उन्होंने कश्मीर को लेकर, तो उनके घर पे आप ईडी भेज देते हैं। तो क्या जो भी नेता कांग्रेस को या कोई भी पार्टी के नेता हो उनके घर पे आप ईडी भेजते हैं, तो बीजेपी के इतना नेता धूले तो नहीं है ना उनको पर कोई भी? दोनों पर आपका जवाब। धन्यवाद। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि विकास की बात नहीं करी थी, तो मैं ये बता दूं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, आईटी आईएम लाने की बात हो और वंदे भारत एक्सप्रेस अगर कर्नाटका में आई, वहां पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, 12.5 करोड़ जो है टीके कर्नाटका को लगे और 4 करोड़ ऐसे लाभार्थी थे जिनको 2 साल तक राशन मिला, ये तमाम बातें बताई। लेकिन अगर जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट करना है तो वो हम अपनी सराखों पे रखते हैं। हम मुद्दे लोकल भी उठाते हैं लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात पे गर्व करती है और आगे भी हम इस बात पे पुरजोर तरीके से बात रखते रहेंगे। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स पर मैंने उसमें वो कहा तो अभी मैंने देखा सचिन पायलट ने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा, प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए शांत रहिए, जब मुझसे सवाल है तो आपको खुद नहीं क्यों सवाल है, आप ही जवाब दे दीजिए। बीजेपी ज्वाइन तो नहीं किया ना, चिंता मत करो, आप उन्हीं का समय जाने वाला है। जनता को हम पे विश्वास है, हमसे बात करती है, तुम्हें तो देखती भी नहीं है, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है भैया? सवाल उधर चले गए, फर्क इतना है, जनता इधर सवाल उधर। अपॉइंटमेंट मांगेंगे तो 1 महीने तक दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। जनता सुन रही है। अरे ये मतलब क्या है भैया? पत्ते और भी होते हैं, मतलब क्या है? देख लो, अच्छा नहीं लगता? आप मेरे भाई बहन यहाँ बैठे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये कौन सा तरीका है? कोई संवाद कर रहा हो, एक बीच में आ जाए मूर्ख और चिल्लाने लगे। जवाब दे दीजिए जल्दी से। केरला स्टोरी में सुप्रीम कोर्ट ने कल मामले की सुनवाई करी और उसके बाद उन्होंने कहा हम खुद मूवी देखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। आरक्षण मूवी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप किसी भी मूवी पे बैन लगाने के लिए पूरे कारण होंगे, उसके बाद ही लगा सकते हैं। और इसलिए बैन जो ममता बनर्जी ने लगाया उस पर रोक लगी। आपने बीबीसी की बात करी, अब मैं आपको उसका भी उत्तर दे दूं। बीबीसी में कोई 21 साल पहले एक बात हुई, वारदात हुई वहां पे, जिसका फैसला एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। आप एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना के उसकी टाइमिंग करोगे तो बिल्कुल हमें हक है कि हम उस पर कार्रवाई करें, लेकिन फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर हमारी कार्रवाई गलत होती तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता और उस रोक को हटा देता, निरस्त कर देता, जैसे पश्चिम बंगाल की। और उसी विदेशी मीडिया एजेंसी को एक कोहिनूर फाइल्स पर भी डॉक्यूमेंट्री लगे हाथ बना देनी चाहिए, जो भारत से चुरा कर वहां पर मुकुट का ताज बना हुआ है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।